हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल इन डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज। आज तारीख है 26 अगस्त 2020। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस की ओर बढ़ने से पहले ये हमारे कुछ पेड सब्सक्रिप्शंस हैं जिन्हें आप ले सकते हैं। ईयरली सब्सक्रिप्शन जो है वो 499 रुपीज़ का है, मंथली जो है 99 रुपीज़ का और एनसीईआरटी 299 रुपीज़ का है। अगर आप ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको करना क्या होगा, 499 रुपीज़ आपको गूगल पे या फ़ोनपे करना है रिस्पेक्टिव नंबर पे। उसके बाद हमारे साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर करना है व्हाट्सएप पे। जैसे आप स्क्रीनशॉट को शेयर करते हैं आप ये सारी फैसिलिटीज़ को अवेल कर पाएंगे और साथ में जो भी हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं उसके पीडीएफ नोट को भी अवेल कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले आइए हम लोग कल के क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के बारे में, तो आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो 2020 था ना उसमें क्या हो रहा था कि इवैल्यूएशन पॉपुलेशन की कैटेगरी पे हो रहा था, लेकिन जो 2021 का स्वच्छ सर्वेक्षण है उस पर इवैल्यूएशन होगा इस 6 इंडिकेटर के बेस पे। ठीक है, तो इस 6 इंडिकेटर को एक बार से फिर से देख लेते हैं। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, लेकिन फिर से देख लेते हैं। पहला इंडिकेटर क्या है, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट इनटू वेट, ड्राई एंड हजार्ड कैटेगरीज। दूसरा है प्रोसेसिंग कैपेसिटी अगेन वेट वेस्ट जनरेटेड। तीसरा है प्रोसेसिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ वेट एंड ड्राई वेस्ट। चौथा है कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन ऑफ वेस्ट प्रोसेसिंग। पांचवा है परसेंटेज ऑफ वेस्ट गोइंग टू लैंड वेस्ट और लास्ट है सैनिटेशन स्टेटस ऑफ सिटीज़। तो ये 6 इंडिकेटर्स को ध्यान में रखे रहिएगा। देखिए जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर को पढ़ना उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको रिवाइज करना। रिवीजन ही की है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें कुछ पेयर मेंशन किए गए हैं, हमें बताना है कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। लेफ्ट हैंड साइड में थिएटर फॉर्म दिखेंगे और राइट हैंड साइड में स्टेट दिखेंगे। हमें ये बताना है ये थिएटर फॉर्म कौन से स्टेट में परफॉर्म किए जाते हैं। पहला जो लिखा है भंड पथेर कश्मीर में, दूसरा भवावी गुजरात में, तीसरा जतरा बंगाल में। तो बताइए ये कहाँ कहाँ परफॉर्म किए जाते हैं, कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ तीनों के तीनों जो पेयर है वो करेक्टली मैच्ड हैं, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इनके बारे में। देखिए ये हाल में ही न्यूज़ में था, क्यों? क्योंकि कोविड-19 के पैंडेमिक की वजह से ना ये जो फोक आर्टिस्ट हैं उनके लाइवलीहुड पे इम्पैक्ट पड़ रहा था, तो इसीलिए ये न्यूज़ में था। तो यहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल थिएटर्स दिए गए हैं और ये बताया गया है कि वो किस स्टेट में परफॉर्म किए जाते हैं। एक बार नज़र डाल सकते हैं इसके ऊपर। जैसे भंड पथेर कश्मीर में था, नौटंकी उत्तर प्रदेश में, भवावी गुजरात में, जतरा बंगाल में, माच मध्य प्रदेश में, भावना असम में, दशावतार कोनकर और गोवा के रीजन में, तमाशा जो होता है वो महाराष्ट्र के रीजन में होता है। और भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। कृष्णा नट्टम कोडियट्टम एंड मुड्डू यट्टू कहाँ पे होता है, केरला में। यशगना कहाँ पे होता है, कर्नाटका में। और थीरुकुट्टू होता है तमिलनाडु में। तो ये सारे ट्रेडिशनल थिएटर्स थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है नुआखाई जुहार के बारे में है। यह हाल में ही न्यूज़ में था। हमें ये बताना है कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। आइए ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है ये एग्रीकल्चर फेस्टिवल है। ऑप्शन बी ये कहता है कि ये रिचुअल है सती का, जो कि वेस्टर्न इंडिया में मनाया जाता है। ऑप्शन सी ये कहता है ये लार्जेस्ट ट्राइबल गैदरिंग है। और ऑप्शन डी ये कहता है ये कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है जो कि मदद करता है फिशरमैन को सेव करने में। कब? साइक्लोन अम्फन के दौरान। तो बताइए ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये एक तरह का एग्रीकल्चर फेस्टिवल है, इसलिए ऑप्शन एक करेक्ट है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए ये हाल में ही न्यूज़ में था, क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ग्रीट किया फार्मर्स को इस ओकेजन पे। ठीक है, नुआखाई जुहार क्या है, एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है। इसको नुआखाई पराब और नुआकही भेंटघाट के नाम से भी जाना जाता है। ये मनाया क्यों जाता है? इस फेस्टिवल के अंतर्गत क्या होता है, न्यू क्रॉप सीजन को वेलकम किया जाता है। नुआखाई जो है कॉम्बिनेशन है दो शब्दों का जो सिग्निफाई करता है क्या है, ईटिंग ऑफ न्यू राइस। नुआ का मतलब होता है न्यू और खाई का मतलब होता है ईट। ठीक है, अब ये फेस्टिवल मनाया कहाँ जाता है ये भी देख लेते हैं। वेस्टर्न उड़ीसा में मनाया जाता है, सदर्न छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है और एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ कहाँ पे, सिमेधा झारखंड में। आइए फर्दर इन्फॉर्मेशन को भी देख लेते हैं। देखिए इस फेस्टिवल को ऑब्जर्व कब किया जाता है, ये ऑब्जर्व किया जाता है 5th डे को। कब? लूनर फोर्टनाइट के मंथ में, जो कि भाद्रपदा मंथ कहा जाता है, जो कि अगस्त और सितंबर में पड़ता है, गणेश चतुर्थी फेस्टिवल के बाद। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस फेस्टिवल के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स के बारे में। आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि ये एक तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि इस काउंसिल का एम ही यही है कि इंश्योर करना कि ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड को सेटअप किया जाए सिर्फ नेशनल कैपिटल में और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं।
तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए हाल में ही ना मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इस काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट किया है। काउंसिल का नाम क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन। किस एक्ट के अंतर्गत? ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन एंड राइट्स एक्ट 2009 के अंतर्गत। अब देखिए 2019 के अंतर्गत इस एक्ट के अंतर्गत इस काउंसिल को स्टैब्लिश किया गया है। तो ये एक तरह की कैसी बॉडी होगी? स्टैच्यूटरी बॉडी होगी। आपको पता ही है जो भी बॉडी एक्ट के अंतर्गत इस्टेब्लिश की जाती है, कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, वो एक तरह की स्टैच्यूटरी बॉडी होती है। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट था। देखिए इस ट्रांसजेंडर बोर्ड का एम क्या है ये जानना ज़रूरी है। इसका एम ये है कि वेलफेयर बोर्ड को तो इस्टेब्लिश किया जाएगा लेकिन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में नहीं, सारे स्टेट्स में, ठीक है। और एसेंशियल नीड को भी फुलफ़िल किया जाएगा, जैसे कम्युनिटी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की, जैसे हाउसिंग, फूड, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस काउंसिल के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो जापानीज इंसेफ्लाइटिस के बारे में है। आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ लें। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि जो जापानीज इंसेफ्लाइटिस है वो अफेक्ट करता है प्राइमरली किसको? चिल्ड्रंस को। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो इसके जापानीज इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ नेचुरल इम्यूनिटी को डेवलप नहीं कर सकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि जापानीज इंसेफ्लाइटिस है ना, उसका ट्रांसमिशन इंटेंसीफाई हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कब? रेनी सीजन में। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और तीसरा बिल्कुल करेक्ट है। इस हिसाब से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं जेई के बारे में। देखिए जो जापानीज इंसेफ्लाइटिस है ना, वो एक तरह का मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है, ठीक है। और ये ऑफन पाया जाता है राइस के फील्ड्स में। फ्लैरी वायरस से होता है ये। इसका भी जीन सेम है बिल्कुल, जैसे डेंगू, येलो फीवर और वेस्ट नाइल वायरस की तरह है। ये प्राइमरली अफेक्ट करता है चिल्ड्रंस को। और जो एडल्ट होते हैं ना एंडेमिक कंट्रीज़ के, इसके खिलाफ नेचुरल इम्यूनिटी को डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट था। देखिए जेई का जो ट्रांसमिशन है ना वो इंटेंसीफाई हो जाता है। कब? रेनी सीजन में। और इसके लिए कोई स्पेसिफिक थेरेपी नहीं है जेई के लिए, इंटेंसिव सपोर्ट थेरेपी से ही इसको ट्रीट किया जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जापानीज इंसेफ्लाइटिस के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो है नेशनल लैंडस्लाइड सस्पेक्टेबिलिटी मैपिंग के बारे में। हमें ये बताना है ये मैपिंग किसके द्वारा की जाती है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा, या बोथ ए एंड बी, माने यानी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस और जीएसआई के द्वारा। तो बताइए कौन करता है इसकी मैपिंग? तो मैं आपको बता दूं ये मैपिंग की जाती है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ना इस नेशनल प्रोग्राम को लॉन्च किया है जिसमें मैपिंग की जाएगी लैंडस्लाइड की, ठीक है। इसका एम एंड ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। देखिए इसका एम ये है कि एक डायनेमिक नेशनल लैंडस्लाइड सस्पेक्टेबिलिटी जियो डेटाबेस को क्रिएट किया जाए इंडिया में, ठीक है। और एक जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम को भी प्रिपेयर किया जाए जो कि एकदम सीमलेस बेस्ड होगा लैंड सस्पेक्टेबिलिटी पे। इसमें क्या होगा? इसमें जो मैप्स बनेंगे 1:50,000 के रेशियो में रहेंगे। और एक प्रिपेयर किया जाए नेशन वाइड रिपोजिटरी, मतलब एक रिपोजिटरी में सारा डेटा उसमें रखा जाएगा जो कि बेस्ड होगा जीआईएस पे। लैंडस्लाइड इन्वेंट्री होगी ये, जहाँ जहाँ लैंडस्लाइड हुई है उसकी रिपोजिटरी बनाई जाएगी नेशन वाइड। तो ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है ना उसमें कुछ पोर्ट्स के नेम मेंशन्ड है। हमें करना क्या है कि हमें नॉर्थ टू साउथ उन पोर्ट्स को अरेंज करना है। तो पोर्ट्स को देख लेते हैं। क्योंकपियुक पोर्ट, दूसरा है ग्वादर पोर्ट, तीसरा है सबंग पोर्ट। तो इनको नॉर्थ टू साउथ के में अरेंज करना है। तो बताइए करेक्ट अरेंजमेंट क्या होगा? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसका करेक्ट अरेंजमेंट है सी, यानी सबसे नॉर्थ में कौन सा है? ग्वादर पोर्ट, उसके बाद क्योंकपू पोर्ट और उसके बाद सबंग पोर्ट। तो ये सारे थे पोर्ट्स। चलिए जान लेते हैं इनके बारे में। तो आइए सारे पोर्ट्स का अरेंजमेंट देख ले मैप के बेस पे। देखिए आपको पता है कि ग्वादर पोर्ट तो है पाकिस्तान में, ये तो सभी जानते हैं। आपका जो क्योंकपू पोर्ट है वो है म्यांमार में। तो सबसे नॉर्थ में होगा आपका ग्वादर पोर्ट, उसके बाद ये म्यांमार वाला पोर्ट, और सबसे लास्ट पोर्ट कौन सा है? सबंग पोर्ट, जो कि है इंडोनेशिया के रीजन में। तो नॉर्थ टू साउथ इनका ये अरेंजमेंट है। चलिए बढ़ते हैं आगे।
जो हमारा 7वां क्वेश्चन है ना वो रेड लाइन कैंपेन के बारे में है। ये कभी कभी न्यूज़ में देखा जाता है। हमें ये बताना है कि रेड लाइन कैंपेन है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ऑप्शन इस प्रकार है, कमर्शियल सरोगेसी से रिलेटेड है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है या एंटीबायोटिक से रिलेटेड है। तो बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो मैं आपको बताना चाहूँ रेड लाइन कैंपेन जो है ना वो एंटीबायोटिक से रिलेटेड है, इसलिए ऑप्शन डी जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। चलिए देख लेते हैं इस कैंपेन के बारे में। देखिए जो रेड लाइन कैंपेन था ना वो लॉन्च किया गया था 2016 में। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। देखिए आप कोई भी एंटीबायोटिक का स्ट्रैप उठाएंगे ना उसके बैक साइड में आपको एक रेड लाइन की ये स्ट्रैप दिखे, ये वर्टिकल लाइन दिखेगी। देखिए रेड लाइन आपको ज़रूरी नहीं कि हर एंटीबायोटिक पे दिखे, लेकिन मेनली एंटीबायोटिक्स पे दिखती है। क्यों? इस रेड लाइन का मतलब ही यही होता है कि ये जो एंटीबायोटिक्स है इनको तभी कंज्यूम करना है जब डॉक्टर्स इसको प्रिस्क्राइब करें। तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के इन एंटीबायोटिक्स को कंज्यूम नहीं करना है। तो ये जो कैंपेन लॉन्च किया गया था ना इसी एंटीबायोटिक्स के मिसयूज़ को टैकल करने के लिए लॉन्च किया गया था। देखिए लिखा हुआ ना, इट्स एम टू कर्ब द इर्रेशनल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक। क्योंकि एंटीबायोटिक्स हम लोग ऐसे ही कंज्यूम कर लेते हैं बिना जाने कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। तो कुछ एंटीबायोटिक्स को जो होता है ना वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेना चाहिए। तो इसी के बारे में अवेयरनेस जगाने के लिए इस कैंपेन को लॉन्च किया गया था। देखिए वर्टिकल लाइन इस पे रहती है और ये कंज्यूम किए जाना चाहिए सिर्फ डॉक्टर के एडवाइस पे, और जो पेशेंट होगा ना वो उसके डॉक्टर्स के जो प्रिस्क्रिप्शन होगा उस कोर्स के अकॉर्डिंग इस मेडिसिन्स को कंज्यूम करेगा, इन एंटीबायोटिक्स को कंज्यूम करेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी रेड लाइन कैंपेन के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 8th क्वेश्चन है ना वो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के बारे में है। आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ लें। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि जो एपीआई है वो एक तरह का इंटरफेस है जो कि यूज़ किया जाएगा सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम करने में, और ये मदद करेगा इंटरैक्ट करने में एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन से। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो एपीआई है वो एक सेट है किसका? फंक्शन और प्रोसीजर्स का, जो कि अलाउ करेगा किसी को एक्सेस करने में, डेटा को बिल्ड करने में, और साथ में फंक्शनैलिटी में। किसके ऊपर? एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन के ऊपर। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए ये हाल में ही न्यूज़ में था। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया एक नए फीचर को, ओपन एपीआई सर्विस। किसके लिए? आरोग्य सेतु ऐप के लिए। ठीक है, एपीआई का फुल फॉर्म आपको पता ही है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। और तो एपीआई होता है ना वो ऐसा इंटरफेस है जो कि हेल्प करेगा सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम करने में और इंटरैक्ट करेगा किससे? एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन से। ठीक है, इस एपीआई में और क्या होगा? एक सेट ऑफ फंक्शंस एंड प्रोसीजर होंगे जो कि अलाउ करेगा किसी को एक्सेस करने में, बिल्ड करने में डेटा को, और फंक्शनैलिटी में एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन पे। ठीक है, एपीआई जो सर्विस है ना वो एड्रेस करेगी, एपीआई सर्विस जो आरोग्य सेतु में वो एड्रेस करेगी किसको? फियर और रिस्क को, जो कि कोविड-19 के इन्फेक्शन की वजह से है। ठीक है, ये हेल्प करेगी पीपल, बिजनेसेस और इकोनॉमी को नॉर्मल होने में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी एपीआई के बारे में। चलिए बढ़ते आगे, लेकिन कुछ अभी और इन्फॉर्मेशन है उनको भी देख लेते हैं। अच्छा, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मिसिंग हो रही थी, उनको भी यही देख लेते हैं। देखिए जो एपीआई सर्विस है ना वो अवेल की जा सकती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस एंटिटीज़ के द्वारा, लेकिन कंडीशन 2 होनी चाहिए। वो एंटिटी जो होगी रजिस्टर होनी चाहिए इंडिया में, और जो एंटिटी होगी उसमें मोर देन 50 एम्प्लॉयज़ होने चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी एपीआई के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 9th क्वेश्चन है वो है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन के बारे में। नीचे कुछ ऑब्जेक्टिव मेंशन है इस कमीशन के, हमें बताना है कि कौन से ऑब्जेक्टिव इस कमीशन के अंतर्गत आते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज़, दूसरा ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइडिंग सेलेबल आर्टिकल्स, तीसरा ऑब्जेक्टिव है क्रिएटिंग अ सेल्फ रिलायंस अमॉन्ग्स पीपल एंड बिल्डिंग अप अ स्ट्रॉन्ग रूरल कम्युनिटी स्पिरिट, चौथा है इस्टेब्लिशिंग अ मेजर खादी इंडस्ट्री इन एवरी विलेज। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं आपको बता दूं पहला, दूसरा, तीसरा ये तो करेक्ट है, जो चौथा है वो इनकरेक्ट है। इस ऑप्शन सी जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इस कमीशन के बारे में। देखिए जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन है ना वो एक तरह की स्टैच्यूटरी बॉडी है जो कि स्टैब्लिश की गई है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा। कौन सा एक्ट है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन एक्ट 1956।
देखिए एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंतर्गत, जो कि इसका काम क्या है, प्लान, प्रमोट, फैसिलिटेट, ऑर्गेनाइज एंड असिस्ट इस्टेब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ खादी विलेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरिया इन कोऑर्डिनेशन। रूरल एरिया में करेंगे, कोऑर्डिनेशन किसके साथ करेंगे, अदर एजेंसीज के साथ जो कि एंगेज, जो ऑलरेडी एंगेज है रूरल डेवलपमेंट में, जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी, वेयर एवर नेसेसरी। इस कमीशन के 3 मेन ऑब्जेक्टिव है, उन तीनों ऑब्जेक्टिव्स को आइए देख लेते हैं। देखिए जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो है सोशल ऑब्जेक्टिव, मतलब क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट को दिया जाएगा रूरल एरियाज़ में। दूसरा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे क्या होगा, सेलेबल आर्टिकल्स को प्रोवाइड किया जाएगा। वाइडर ऑब्जेक्टिव में क्या है, क्रिएट किया जाएगा एक तरह का सेल्फ रिलायंस लोगों के बीच में, और बिल्ड किया जाएगा क्या, स्ट्रॉन्ग रूरल कम्युनिटी स्पिरिट को। ठीक है, जो लास्ट लाइन है ना, वो एक तरह इसकी लिस्टेड ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसीलिए जो लास्ट ऑप्शन था ना वहाँ पे इनकरेक्ट था। देखिए खादी और विलेज इंडस्ट्री जो है ना, वो ये मतलब इस्टेब्लिश किया जाएगा हर विलेज में, लेकिन वो लिस्टेड नहीं है ऑब्जेक्टिव में। और ये इकोनॉमिकली आप देखेंगे तो फीजिबल भी नहीं हो सकता कि हर एक विलेज में एक खादी और ये खादी इंडस्ट्री को डेवलप किया जाए हर एक गांव में, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे इकोनॉमिकली फीजिबल ना हो इन इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 10th क्वेश्चन है वो पेज सेटर फंड के बारे में है। आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ लें। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि ये एक फंड है जो कि जॉइंटली कैपिटलाइज किया गया है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ जापान के द्वारा। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट कहता है वो ये कहता है ये जो फंड है वो प्रोवाइड करेगा क्या, अर्ली स्टेज ग्रांट को, जिससे होगा क्या, एक्सेलरेशन होगा किसमें, कमर्शलाइजेशन ऑफ इनोवेटिव ऑफ ग्रिड क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट्स में। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन पहला इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इस फंड के बारे में। देखिए हाल में न्यूज़ में था, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने अवार्ड किया है किसको, 4 प्रोजेक्ट्स को, सेकेंड राउंड ऑफ पेज सेटर फंड प्रोग्राम के अंतर्गत। देखिए पेज सेटर जो फंड है ना वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था इंडिया और यूएसए के द्वारा, इसलिए जो पहला स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट था। देखिए ये जो ज्वाइंट फंड है ना, इसमें होगा क्या, वही होगा, अर्ली स्टेज ग्रांट दी जाएगी जिससे कि एक्सेलरेट किया जा सके कमर्शलाइजेशन ऑफ इनोवेटिव ऑफ ग्रिड क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट्स को। ऑफ ग्रिड का मतलब है ग्रिड से ये कनेक्टेड नहीं रहेगी, ये अनकनेक्टेड रहेगी ग्रिड से। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को और सिस्टम्स को और बिजनेस मॉडल्स को ग्रांट दी जाएगी। ठीक है, फर्दर इन्फॉर्मेशन को आइए देख लेते हैं। देखिए इस फंड का मेन पर्पस क्या है। इस फंड के अंदर क्या होगा कि ये इम्प्रूव किया जाएगा कि जो ऑफ ग्रिड रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेसेस है ना, उनकी वायबिलिटी को इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, और जो क्लीन एनर्जी सिस्टम्स है ना, क्लीन एनर्जी सिस्टम के थ्रू जो पावर जनरेट होगी उनको इंडिविजुअल और कम्युनिटीज़ को सेल किया जाए स्मॉल स्केल में। यहाँ देखिए मेंशन है ना, सेल किया जाए स्मॉल स्केल्स में, किसको, इंडिविजुअल्स को और कम्युनिटीज़ को, विदाउट एक्सेस टू ग्रिड कनेक्टेड पावर। यानी ये ऑफ ग्रिड है तो यहाँ पे ग्रिड से कनेक्शन कोई होगा नहीं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस फंड के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके, वी हैव रीच्ड टू द एंड। इफ़ यू फाउंड इट नॉलेजफुल, प्लीज़ हिट द लाइक button and subscribe to our channel. If you want to access our free study material, you can join our Telegram group. The link will be provided in the description box. And thank you for watching the video and have a good day.